हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ऊपर टीपीएससी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर हम आपकी देखिए रेगुलर बेसिस पे यूपी टीपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। अभी आपसे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू हो गई है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी कंप्लीट तैयारी पीटी की करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए जो टिप्सी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है पीटी की। तो आप जाके उसको अटेंड करके जो आपकी कंप्लीट तैयारी है उसको पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप प्रैक्टिस सेट में आपकी जीके जीएस की क्लास है। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पर आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है, बताइए। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लिए, जेम्स मिल्स ने, ठीक है। जेम्स मिल्स इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बताया आपसे का सही उत्तर क्या होगा, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा का शासक था, बताइए कहाँ का। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था। तो थानेश्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे जो आपका थानेश्वर दिएगा ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बता आपसे कर सकते हो क्या, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, बताइए। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी किस वर्ष लड़ी लड़ी गई थी। पहली आपको याद होगी 1526 में, तो दूसरी कब लड़ी गई थी। और 7 अक्टूबर 1556 में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर, 7 अक्टूबर 1556 में लड़ी गई थी। अकबर और हेमू यानी कि विक्रमादित्य के बीच हुआ था ये युद्ध। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा तीसरे पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पता है आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सूरदास के सूरदास ने महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है, बताइए। सूरदास ने महान संत किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है, बताइए। तो श्री वल्लभाचार्य, ठीक है। श्री वल्लभाचार्य थे जिससे सूरदास ने शिक्षाओं की प्रेरणा ली थी। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे बताए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किसके आर्द्र यानी कि तल के साथ साथ पाए जाते हैं, बताइए। किस नदी के तल के मतलब घाटी के आसपास पाए जाते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किसके आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। तो घग्गर हकरा नदी, ठीक है। जो घग्गर हकरा नदी है यानी कि इसको अभी वर्तमान में सरस्वती नदी कहा जाता है। उस नदी के
तल के साथ साथ पाए जाते हैं आपके हिंद हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी की अधिकतर स्थल। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, इस पे आंसर देने की कोशिश के साथ ही इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 जनवरी 1966 को, ठीक है, ताशकंद समझौते यानी कि अ, उज्बेकिस्तान जिसको बोला जाता है, उस समझौते पर शांति का जो था उस पर समझौता किया, हस्ताक्षर किया था इन दोनों ने। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था बताइए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था बताइए। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, महात्मा गांधी जी द्वारा आपका बिहार राज्य से शुरू किया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताइए। गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो देखिए, जो ऑप्शन जो आपका कथन ये दिया गया है उसको पहले देखते हैं। वे क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, ऐसा नहीं था, ये आपका गलत है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक कथन गलत है, असत्य कथन है। और जो आपका दूसरा दिया गया, वे केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, ये भी आपका गलत है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया गया, वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, ऐसा भी नहीं था। तो ऑप्शन जो आपका कथन जो तीसरा देगा ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी के सभी आपके असत्य कथन हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जंग संहार किस दिन घटित हुआ था बताइए। और जलियांवाला जो बाग हुआ था वो किस दिन घटित हुआ था, आपसे पूछा है तो बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 पे आंसर। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। वो शांतिपूर्ण धरने पर गोलियां चलाने के कारण जलियांवाला बाग को नरसंहार की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 10वें बताए आपसे कैसे उत्तर का आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आपको कल ही पढ़ाया गया था आर्य समाज की स्थापना आपकी किसने की थी, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथी हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया, इन्होंने आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या होगा। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है बताइए। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है।
तो अनुसूचित जनजातियाँ पूछा है ना, तो आपका जो 8.61% है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 बताए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, बताइए। नहीं है, सहायक नदी नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो कोसी नदी, ठीक है। जो कोसी नदी है ये आपकी दाईं ओर से आकर नहीं मिलती है गंगा के साथ, तो जो ऑप्शन हमारा आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपकी बाईं ओर से आकर उसमें मिलती है। और दाईं ओर से मिलने वाली देखिए आपकी चंबल, सोन, सिंध, ये सभी आपकी जो है गंगा दाहिनी ओर से देखिए मिलने वाली आपकी जो नदी होती है गंगा में उसकी होती है यमुना, टोंस, सोन नदी, ये सब आके आपकी दाईं ओर से मिलती है। और जो आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होती है देख लीजिए, उसका है गंडक, कोसी नदी, ये सभी आपकी जो होती है ये आके आपकी दाईं ओर से मिलती है। और जो आपकी जो चंबल और सिंध नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल और सिंध नदी है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के किसके कारण होती है, बताइए। बंगाल की खाड़ी के जल में निम्न लवणता किसके कारण होती है। 13 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो नदी के जल का अंतःस्रवण, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता होती है नदी के जल का अंतःस्रवण, इसके कारण होती है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 14 बताए आपसे कैसे उत्तर का हो जाएगा। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है, बताइए। सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है बताएं, कोशिश की आपका 14 पे क्या आंसर हो जाएगा। तो एक आपको कल ही पढ़ाया गया था, गेहूँ कल या परसों वाली क्लास में पढ़ाया गया था आपकी गेहूँ, चना, ये सब जो होती है आपकी रबी की फसल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताए आपसे का सही उत्तर। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, बताइए। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं आपकी क्या कहलाती है। 14 15 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं समांतर काल्पनिक रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है। तो 16 पे आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, ठीक है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आपकी भारत की जीडीपी की गणना की जाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 बताए आपसे का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर में जो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ आपकी की जाती है किश्तवाड़ा और पामपुर के सीमित क्षेत्रों में आपकी खेती की जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताए आपसे क्या सही उत्तर का हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग, बैंकिंग, स्वास्थ्य या कृषि। कृषि आपका प्राथमिक उसमें आता है बताने की।
जो आपका कृषि, आप बता दो, कृषि उद्योग और जो सेवा क्षेत्र हैं ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत बात करूँ तो आपका, एक मिनट रुक जाइए। उद्योग नहीं आता है आपका, उद्योग आपका माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो आपका कृषि है या और जो सेवा क्षेत्र होते हैं ये आपके प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। जो आपका उद्योग होता है माध्यमिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिएगा आपका गाइडेंस हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 19 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किससे प्रदर्शित करता है, बताइए। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है, बताइए। इस पे राइट आंसर कर जाएगा 19 पे आप सभी का। तो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा उस धनराशि को प्रदर्शित करता है जो सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार ली जाती है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर, वह धनराशि जो सरकार से उधार लेनी पड़ती है वो आपकी वित्तीय वर्ष के मतलब केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के बजट घाटा को प्रदर्शित करते हैं। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 बताया आपसे का सही उत्तर क्या। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है, बताइए। भारत में विमुद्री की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 86%, ठीक है। जो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 बताया आपसे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, बताइए। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो GOI यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे बताया आपसे स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद को, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे बताया आपसे का सही उत्तर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, बताइए। लोकसभा का आपका प्रथम स्पीकर पूछा है तो बताएं कोशिश का आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन था। बताएं कोशिश का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम स्पीकर तो गणेश वासुदेव मावलकर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया गणेश वासुदेव मावलकर थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 में बताया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था, बताइए। निम्न इन चारों में से कौन भारतीयों में से इन चारों भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था, बताइए।
KN वांचू, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है KN वांचू, मतलब कि कैलाश नाथ वांचू। कैलाश नाथ वांचू थे जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश नहीं थे, तो ऑप्शन वो जहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पता आपसे का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य राज्य धर्म वंश लिंग जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है यह प्रावधान करता है कि राज्य धर्म वंश जाति उत्पत्ति के स्थान के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आपके अनुच्छेद 15 का उल्लेख मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है, जो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे बताया, सॉरी 26 बताया आपसे का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। दंत वल्क में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से होता है, बताइए। दंत वल्लक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से क्या होता है, बताएं। कोशिश क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्षारीय होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 बताया आपसे का सही उत्तर क्या आ जाएगा। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है क्या। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन आपका होता है केसिन, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया, सॉरी केसिन, जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 बताया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों की गुण उनके आवर्ती फलन है, बताइए। आधुनिक आवर्तन नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके यानी कि किसके आवर्ती फलन है। परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, परमाणु भार के, परमाणु विशेषता के। तो परमाणु संख्या के, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर जो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 बताया आपसे का सही उत्तर क्या जाए। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की ही फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस क्या होने की संभावना है, बताइए। एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों की एक ही फोकस दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस की क्या होने की संभावना है। दोनों अवतल हो गए, दोनों उत्तल हो गए, या दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा और लेंस अवतल होगा, बताइए क्या होगा। हाँ, तो लेंस तथा दर्पण दोनों के द्वारा बना प्रतिबिंब या प्रतिबिंब की आकृति या आकार स्थित तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि गोलाकार दर्पण का तथा पतले गोलाकार लेंस दोनों की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तो दोनों परिपाटी के अनुसार दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, ठीक है। दर्पण अवतल होगा तथा लेंस उत्तल होगा, जो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर दिए आपसे कर सकते हो। लेंस में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है, बताइए। लेंस में विभवांतर आपका किस इकाई में मापा जाता है। लेंस में नहीं, सॉरी, सेल में विभवांतर आपका किस इकाई में मापा जाता है, तो वोल्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन वहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सेल में विभवांतर आपका वोल्ट में मापा जाता है। सेल के अंदर आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने के लिए किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन में यहाँ पे सीधे आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो, हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटी की तैयारी करें, उनकी भी मदद हो जाएगी। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। आपकी कम्प्लीट तैयारी शुरू कर दीजिए। आपसे हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।